हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि मेरे सभी फ्रेंड्स खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी करने में जुटे हुए होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली यहाँ पर कितने बजे क्लासेस रहती है। मॉर्निंग पे आपको क्लासेस मिलती है, डेली 9 बजे मिलती है ना। कितने बजे मिलती है? डेली 9 बजे आपको यहाँ पर क्लासेस मिलती है। ओम शिव शक्ति क्लासेस पे यहाँ पर आपको मॉर्निंग पे क्लास रहती है ना। आपकी जीएस की रहती है और आपके साथ ही साथ आपकी यहाँ पर ईवीएस की रहती है, ठीक है। और एक क्लास कितने बजे रहती है? इवनिंग में रहती है, 5 बजे रहती है मैथ्स की। किसकी क्लास रहती है? मैथ्स की 5 बजे शाम को रहती है, ठीक है। और रात्रि में सभी टेट एग्जाम के लिए रात्रि में 9 बजे सभी टेट एग्जाम के लिए यहाँ पर क्लास रहती है। मतलब टोटल आपको 3 क्लास मिलती है। तो मॉर्निंग में आपको साइंस प्लस ईवीएस रहता है, सेकेंड क्लास मैथ्स की 5 बजे शाम को रहती है, तीसरी क्लास रात्रि में 9 बजे की जो सभी टेट एग्जाम में पेडोलॉजी पढ़ाया जाता है आपको यहाँ, है ना। तो आप लोग सभी लोग क्लासेस इंजॉय कीजिए, क्लासेस यहाँ पर डेली अटेंड कीजिए, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप सब क्लास एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे, है ना। जैसे कि लॉकडाउन है तो आप लोग को बहुत बेनिफिट है, अभी समय का भी है, साथ साथ अपने प्रिपरेशन का भी है। ये बहुत अच्छा समय है कि जो अपने आप करियर को बना सकते हैं। अगर आपने इस समय को जाने दिया है तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। तो आप ऐसा नहीं करना है आप सबको, है ना, क्योंकि आप एक समझदार हैं, एक भावी शिक्षक हैं। आपको किसी की फ्यूचर बनाना है ना, जाकर के किसी का फ्यूचर बनाना है। तो आप समय का पहचानिए कि समय क्या कह रहा है, इस समय हमको क्या करना चाहिए, है ना। इन सब चीज़ों को अपने ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि जीवन में अगर आप कुछ कर लिए हो तभी लोग बातें करते हैं, आपके हाल चाल तो लेते ही हैं, साथ साथ आपको फ्यूचर का भी पूछते हैं कि वर्तमान में क्या कर रहे हो बेटा, है ना। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने करियर पे जरूर ध्यान दीजिए, है ना। चलिए, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर पहला क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा अपने मम्मी पापा को याद कर लेते हैं, ईश्वर को नमन कर लेते हैं। और पहला काम सबसे पहले आप क्या करके आइए, सभी फ्रेंड्सों पे अपने शेयर करके आए। सभी आपके जितने भी सोशल मीडिया है, आपके जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर रहे हो इसका, है ना, तो वहाँ पर आप सबसे पहले शेयर करके आइए। व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, जहाँ भी आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो वहाँ पर आप शेयर करके आ जाएं, ताकि मेरा जो ये कंटेंट है, मेरा ये जो मेरी मेहनत है, तो सभी लोगों तक पहुँचे, है ना। क्या आप नहीं चाहते कि मेरी मेहनत दूर दूर तक जाए? बिल्कुल चाहते होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर कोशिश करते होंगे, है ना। तो यकीनन मान लीजिए कि जो मैं आपको क्लास दे रही हूँ, ये मॉर्निंग की क्लास, तो मैं इसलिए दे रही हूँ कि मेरे साथियों बिल्कुल परेशान ना हो। मेरे साथी, मैं संस्कृत के भी टेट एग्जाम वाले फ्रेंड्स को देना चाहती हूँ, रात्रि में ही दूंगी, है ना। तो मैं सब टाइमिंग बना करके आपको दूंगी। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इधर उधर परेशान हो। मैं अपने टाइम को खुद में ज़रूर कम कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग के लिए कोई कमी नहीं कर रही हूँ, है ना। तो शेयर कीजिएगा, है ना, मन लगा के शेयर कीजिएगा। और ये लाइक सब्सक्राइब यहाँ पर आपको आज यहाँ पर प्रेस करने के लिए बटन नहीं दी गई है, पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना है और आपके पास यहाँ पर बेल आइकन आएगा, तो आपको बेल आइकन यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तभी आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और रीज़न ये है कि अभी थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है, इसलिए हम ना तो आपको व्हाट्सअप में मैसेज कर पा रहे हैं, ना तो मतलब प्रॉब्लम आ गई है। 1-2 दिन के अंदर वो सॉल्व हो जाएगी, तो हम आपको लिंक भी शेयर कर दिया करेंगे। अभी ना तो हम ग्रुप में मैसेज सेंड कर पा रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम है। तो 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा तो कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तो आपको मेरे लिंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग को डायरेक्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए, तो अगर डेली क्लास अटेंड करना है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, चेक कर ले। चलिए, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देखें सभी लोग। चलिए, शिक्षक ने, ये आपके साइंस भी है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस है, साथ साथ आपकी ईवीएस का भी पार्ट है, मिक्सअप है इसमें, है ना। तो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, केवीएस हो, जेल प्रहरी, जो भी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, शिक्षक ने प्राकृतिक आपदा से संबंधित समाचार पत्रों की कटिंग लाने को एक असाइनमेंट छात्रों को आवंटित किया। शिक्षक ने क्या किया कि प्राकृतिक आपदा से, जैसे आपने निबंध पढ़ रखा है ना, जैसे अपने स्कूल टाइम पे क्या होता है, ये जो आपका प्राकृतिक आपदा, इससे रिलेटिव ऐसे आते हैं। तो आपको लिखने के लिए समाचार पत्रों की और बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, उनको कटिंग करने के लिए कि जो इंपॉर्टेंट हो न्यूज़पेपर पर, उसको कटिंग करके लाने के लिए आपको असाइनमेंट के तौर पर इन्होंने, शिक्षक ने आपको दिया है ना। क्या दिया है कि आप प्राकृतिक आपदा से रिलेटिव कोई ऐसे बना, मतलब ऐसे लिख करके लाइए, और साथ ही साथ क्या करना है, न्यूज़पेपर का आपको कटिंग करके लाना है, जो आपको न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट हो उसकी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट करके उसको कटिंग करके लाना है। और वो क्यों लाना है, वो असाइनमेंट तौर पे आपको ये चीज़ बताएगा कि ये असाइनमेंट है आपका, है ना, ये आपको जमा करना है सर के पास।
अब शिक्षक बच्चों को निम्नलिखित संसाधनों में से किसका उपयोग करने के लिए कह रहा है। अब ये सब चीज़ एक्टिविटी करवा रहे हैं शिक्षक, तो आपके साथ क्या करना चाहता है बताइए। आंसर करें सभी फ्रेंड्स, आंसर करेंगे, बताइए। ऑप्शन में आपको पूरा दे देती हूँ, दिख नहीं रहा है शायद तक। चलिए आंसर करें हम सभी लोग, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए बताइए, प्राकृतिक संसाधन से आपको जोड़ना चाहते हैं, मीडिया संसाधन से जोड़ना चाहते हैं, प्रौद्योगिकी संसाधन से जोड़ना चाहते हैं, या मानव निर्मित संसाधन से जोड़ना चाहते हैं। बताएं, आंसर करें सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। बताएं सभी लोग, बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्राकृतिक आपदा से संबंधित आपसे यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, और साथ ही साथ समाचार पत्रों की कटिंग के लिए भी आपको यहाँ पर बात की जा रही है ना, पत्रों समाचार पर न्यूज़पेपर की। तो आप कहीं ना कहीं आप न्यूज़पेपर की जब बात आएगी तो क्या प्राकृतिक संसाधन की बात आएगी, या प्रौद्योगिकी संसाधन की बात आएगी, या मानव निर्मित। अब प्राकृतिक आपदा से भी है रिलेटेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका, आपको ऑप्शन नंबर ए मीडिया संसाधन से बात की। रीजन ये है कि आपके समाचार पत्रों की कटिंग लाने की बात हो रही है ना, इसलिए मीडिया संसाधन से आपसे वो कनेक्ट करना चाहते हैं। मीडिया संसाधन के बारे में आपको जो क्वालिटी है, जो एडवांटेज हैं, ये सब उसको बताना चाहते हैं बच्चे को, ठीक है। तो इसलिए मीडिया संसाधन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सभी फ्रेंड शेयर कर देंगे, अगर जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग शेयर करके आएंगे, है ना। चलिए ताकि मेरी मेहनत यहाँ पर रंग लाए, और साथ ही साथ आप भी, आपने और भी नए साथी आपके साथ जुड़ पाए, है ना। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठंडे पानी की बोतल है, क्या है, एक ठंडे पानी की बोतल है ना। कैसी बोतल है वो, ठंडे पानी की बोतल है, ठीक है। अब ठंडा पानी की बोतल तो है कि बाहरी सतह पर, ये बाहरी सतह है, ठंडे पानी के अंदर ठंडा पानी है, अब बाहरी सतह पर नम सतह के संपर्क में, मतलब बाहरी जो बोतल है वो क्या है, कुछ नमी से कोई ऐसा इन्वायरमेंट है या कोई जगह है जहाँ नमी है, वहाँ पर सतह के संपर्क में आने के कारण छोटी पानी की बूंदों की उपस्थिति की प्रक्रिया, जिससे वहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने ठंडा पानी रख दिया है ना, जैसे आप कभी होता क्या है कि आप फ्रिज से बॉटल निकालो, है ना, ठंडा पानी की, तो क्या होता है जैसे आप बाहर रखोगे तो वो बाष्प टाइप का उनमें बनने लगा, मतलब कहना चाहिए कि एक छोटी छोटी बूंदें बनने लगती हैं, है ना, गिरने लगता है, जो अंदर भी बन जाता है, ठंडे के कारण बन जाता है। और जब बाहर आप रखते हो, खुले में रखे हो, तो जो बाहर कभी जैसे फ्रिज से आपने निकाला, बाहर का इन्वायरमेंट जैसे उनको मिला, तो उनमें अलग रिएक्शन, पानी की बूंदें थोड़ा थोड़ा गिरने लगती है ना। तो यहाँ पर होता क्या है, क्यों ऐसी प्रक्रिया होती है, क्या बाष्पीकरण की प्रक्रिया है, संघनन की है, आर्द्रीकरण की, गैसीकरण की। आंसर करें सभी लोग, एवरीबॉडी आंसर करेंगे। चले तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। ये संघनन आपका हो रहा है ना, क्योंकि ये पानी की जैसे आपने ठंडा पानी रखा बॉटल में, बॉटल को आपने क्या किया, थोड़ा बाहर के इन्वायरमेंट में आपने रखा, कोई नमी है ना, गीला है थोड़ा सा हल्का, तो वहाँ पर अगर रखोगे तो क्या होगा, पानी की बूंदें छोटी छोटी वहाँ पर गिरने लगती हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब कहना चाहिए कि आपका समझ लीजिए आसान सी भाषा में कि ठंडे पानी को गर्म पानी मतलब थोड़ा सा लाए तो वो अलग ही उसका रिएक्ट रहता है, वो क्या कहलाता है, वो संघनन कहलाता है, ठीक। चलिए अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। यहाँ पर सभी फ्रेंड्स जुड़ जाएंगे, है ना। आपके दोस्त अभी क्योंकि लिंक नहीं सेंड हो पाई ग्रुप में, तो आप लोग सभी को शेयर कर दे, सूचित कर दीजिएगा कि मैम लिंक किस लिए नहीं भेज पाई है ना। बता दीजिएगा सभी को, जो आपके संपर्क में जितना आपसे हो पाता है तो, है ना, वो उतना आप जरूर कीजिएगा। चलिए बताएं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन। ईवीएस के पाठ, यहाँ पर ईवीएस के एकीकृत, इंटीग्रेटेड की बात की गई है, इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण जो है, ईवीएस के एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, बताइए। ईवीएस का जो इंटीग्रेटेड यहाँ पर ये सर्कुलर है यहाँ पर, तो इसके बारे में कौन सा यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है फैक्ट नहीं बताएं। आंसर करें सभी लोग। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करना। सेकंड है ये थीम पर आधारित है। थर्ड है अधिकतम जानकारी के प्रतिधारण को प्रोत्साहित करना है। फोर्थ क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, यह विचारोत्तक और निर्देशात्मक नहीं है। बताएं, आंसर करें सभी लोग, क्या कह रहा है आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये आपका एकीकृत दृष्टिकोण की बात की गई है, किसकी बात की गई है, एकीकृत दृष्टिकोण की बात की गई है ना। आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड की बात की गई, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेट से मतलब है कि आपको इंक्लूड किया गया है कई सारे सब्जेक्टों को एक साथ, ठीक। तो जब यहाँ बातचीत होगी तो पहला क्या है, प्राकृतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, इन्वायरमेंट की बात की है, इसको बीच संबंध स्थापित। वाकई सही आपका जो इंटीग्रेटेड ईवीएस कैसा है, आपका इंटीग्रेटेड है, मतलब सोशल साइंस भी आपके साथ ईवीएस में इंक्लूड है, साइंस भी इंक्लूड है, ज्योग्राफी इंक्लूड है ना। तो ये सारे इंक्लूड है, एक कोई अकेला क्या बीच में है, ईवीएस है, ठीक है। तो इन सब में सब कुछ इंक्लूड किया गया है। पहले
अलग अलग ना पढ़ाने के साथ में एक ही साथ में इन्होंने कर दिया है ना। आसान भी हो जाता है, बच्चे की बुक का जो वजन है वो भी कम हो जाता है, और छोटा छोटा पार्ट जितना बच्चे के लिए सफिशिएंट है उतना यहाँ पर कंटेंट रख दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि ये थीम पर आधारित है, मतलब वाकई ये थीम पर आधारित। आपको मालूम है कि ईवीएस में कितने सारे थीम है, 5-6 थीम है ना। टोटल कितने हैं, 6 थीम है ना। आपके फूड है, शेल्टर है, ट्रेवल है ना, ये सब फैमिली एंड फ्रेंड्स है, ये सब आपके थीम है ईवीएस में। सभी की इंपॉर्टेंस बताया जाता है कि क्या इंपॉर्टेंस है ईवीएस में, क्या है रियल लाइफ में। तो ये हुआ। थर्ड ऑप्शन कह रहा है अधिकतम जानकारी के प्रतिधारण को प्रोत्साहित करना। क्या एकीकृत जो ईवीएस होता है, इंटीग्रेटेड ईवीएस जो है, तो इसका ये एम होता है कि अधिकतम जानकारी को प्रतिधारण को प्रोत्साहित करना। क्या ऐसा ऑप्शन होता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि विचारोत्तक और निर्देशात्मक नहीं है। पता है, आंसर करें कौन सी सही नहीं की बात की गई, ध्यान रखिएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिधारण, यहाँ पर मेमोराइजेशन की बात की गई है, अधिकतम जानकारी की मतलब डेफिनेशन की बात की गई है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर प्रतिधारण नहीं किया जाता है कि अधिकतम जानकारी आप कलेक्ट करो, है ना। यहाँ पर मतलब कहना चाहिए कि आप डेफिनेशन याद करो, उसको ध्यान में रखो, उस चीज़ को अपने आप आत्मसात करो, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बताया गया है। ये संबंध आपके जरूर स्थापित किए गए हैं, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित किए गए हैं। ये थीम पर आधारित, ये भी सही है। ये विचारों तक है, ठीक है। ये विचार मतलब कि आपको अवलोकन करने पर, ऑब्जर्व करने पर बात की जाती है, ठीक है। ये निर्देशात्मक नहीं है। चलिए, जो कि ये बात की गई है, ये निर्देशात्मक नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अधिकतम जानकारी की बात की गई, तो आपको जानकारी कलेक्ट करना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है। यहाँ पर जानकारी को प्रतिधारण करना है, मतलब कि स्वयं को लागू करना है, स्वयं को याद करना है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं किया। और अधिकतम जानकारी की बात, ये भी इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है। चलिए, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी फ्रेंड जुड़ जाएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है आपको मॉर्निंग का, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब ये नहीं कि आपको बस एक दिन आए एक दिन ना आए, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यूटी बनाए रखिए आप, है ना। अगर आपको टाइम का इशू हो रहा है मॉर्निंग में, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो वैसे तो मेरे हिसाब से ये मॉर्निंग का सही टाइम है ना। इतने बजे तो आप सब जग ही जाते होंगे सो करके, ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग ये 9 बजे तो काफ़ी टाइम होता है ना। तो सभी लोग, उम्मीद करती हूँ प्रॉब्लम ना हो रही हो। हाँ, जो होम मतलब गृहिणी है, जो मेरी बहनें हैं, उनको शायद हो सकता है प्रॉब्लम। तो मैं देखती हूँ कि अगर उनको भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कुछ टाइमिंग का देखती हूँ क्या है, बट अभी तो कंटिन्यूटी यही रहेगी टाइमिंग की, है ना। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, है ना। क्या है निम्नलिखित, क्योंकि मुझे तो सभी को लेकर के चलना है ना। तो इसलिए सभी को देख करके चलना है कि प्रॉब्लम किसी को होने ना पाए। क्लासेस यहाँ पर मेहनत से कंटेंट बनाती हूँ मैं, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती किसी का भी छूटे यहाँ पर, है ना। आप सब उसका लाभ उठाएं, चाहे वो जो भी हो, है ना। तो मेरा मकसद है कि घर के कोने कोने तक जाए, है ना, गाँव के कोने कोने तक जाए। गाँव में लोग, रीज़न क्या है कि गाँव में लोग ट्यूशन नहीं पाते हैं, कोचिंग नहीं पाते हैं, तो ये ऑफलाइन कोचिंग है ना। और आपको साथ ही साथ क्या है, फ्री क्लासेस है तो ऑनलाइन, बट आपका फ्री क्लासेस कोई पेड नहीं है, इसलिए आपको शायद तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। चलिए, बात करते हैं, कुछ निम्नलिखित का मिलान करें। पहला है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है। दूसरा है एरनमुला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर। बताएं, आंसर करें सभी लोग, आंसर करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर करें सभी लोग। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, कौन कहाँ पर है बताएं, आंसर करें। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। आंसर करें सभी फ्रेंड्स, आंसर करेंगे। मैं बता देती हूँ कि आप सबको न्यूज़ है, आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, मान लीजिए जैसा भी आप समझें। या हम जल्दी ही लाइव लेने वाले हैं, ठीक है, लाइव क्लास लेने वाले हैं। चलिए बताइए, अभी तो प्रीमियर है आपका, है ना, प्रीमियर चलता है आपका यहाँ पर। तो बताएं, आंसर करें सभी लोग। कहीं ना कहीं बहुत आपका सपोर्ट था ना, आपका सहयोग था। उम्मीद करती हूँ कि आप और सहयोग करेंगे, है ना। जो थोड़े से दूरी बची हुई है तो वो भी दूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बताइए, आंसर करें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो आपका राजा भोज एयरपोर्ट है वो कहाँ है, भोपाल में है। कहाँ है वो, भोपाल में है, ठीक है। एन्नरमुला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है, ये आपका केरल में है। कहाँ है, केरल में है, ठीक है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है, ये आपके चेन्नई में है, ठीक। चलिए, अब फिर ये कहाँ है, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है, ये आपके अमृतसर में है, ठीक है। जैसा कि आप गुरु रामदास, या आपको गुरु घासीदास, है ना, गुरु रामदास ऐसा कुछ लगता होगा, जो कि कहाँ है, अमृतसर में है, ठीक है। तो कुछ शब्दों पर भी ध्यान दे करके आप समझ में आना चाहिए।
चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बताइए यहाँ पर कितने सारे एयरपोर्ट आपको ध्यान रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या टेट एग्जाम हो, आपके अंतर अब मैं आपको सारे यहाँ पर जितने भी कौन से टॉपिक एग्जाम से रिलेटेड हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सारा कंटेंट दूंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सा है। ईवीएस आप ये मत समझिएगा कि हमारे पास ईवीएस लगती है तो हमें ये कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं। आपकी ईवीएस के तहत, साइंस के तहत आपको मालूम है कि यहाँ पर 20 नंबर का जो ईवीएस होता है वो 20 नंबर का कंटेंट आता है। 10 नंबर का ईवीएस में आपको सिर्फ पेडागोजी आती है ना, तो 20 नंबर में आपके साथ ही साथ यहाँ पर सड़कों से आता है ना, किसे राजमार्गों से आता है, उद्यानों से आता है क्वेश्चन, अभ्यारण्यों से क्वेश्चन आता है ना। अब कहाँ से आता है, अभ्यारण्यों से आता है। अंतर्राष्ट्रीय सड़कें जो होती हैं, रेल मार्ग होती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठते हैं, है ना। बांधों से क्वेश्चन बनते हैं, चट्टानों से क्वेश्चन बनते हैं, मिट्टी से क्वेश्चन बनते हैं, तो मिक्सअप क्वेश्चन रहते हैं। तो आप सब क्लासेस एंजॉय कीजिए। आई थिंक यहीं से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो मैं तो यही पूरी कोशिश कर रही हूँ। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करें। सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। बताएं क्या हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जो आपको कथन दिए इन पर विचार कीजिए और उनमें से कौन सा गलत है ये बताइए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। कौन सा गलत की बात की ध्यान रखना आपको, कौन सा कथन यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग है यहाँ पर। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है क्या। सूखा रोग फास्फोरस की कमी के कारण होता है, या आयरन की कमी के कारण इनीमिया होता है, या विटामिन डी की कमी के कारण क्वाशियोकोर रोग होता है। बताएं, आंसर करें सभी लोग, एवरीबॉडी यहाँ पर आंसर करें। तो आपको मालूम है कि कौन सा ऑप्शन है। इतने तो मेरे फ्रेंड्स समझदार हैं, मुझे भरोसा है उन पर। तो आपको मालूम है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है। सूखा रोग फास्फोरस की कमी के कारण होता है, आयरन की कमी के कारण इनीमिया होता है, अब विटामिन डी की कमी के कारण क्वाशियोकोर रोग होता है। बताएं, आंसर करें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। विटामिन डी की कमी के कारण क्वाशियोकोर रोग होता है तो नहीं होता। ठीक, चलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस में क्या है, ईवीएस में एक बच्चे के केंद्रित दृष्टिकोण क्या है, ईवीएस में एक बच्चे के केंद्रित दृष्टिकोण का अनुसरण करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, ईवीएस में एक बच्चे की केंद्रित दृष्टिकोण का अनुसरण करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया होती है। तो पहला ऑप्शन है औपचारिक से अनौपचारिक। जो आपके ईवीएस में बच्चे क्या होता है, यहाँ पर ईवीएस में एक बच्चे की केंद्रित, बच्चे की क्या है केंद्रित, ईवीएस में एक बच्चे के केंद्रित दृष्टिकोण का अनुसरण करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया होती है। मतलब वहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चे के केंद्रित दृष्टिकोण मतलब उस वहाँ पर सेंट्रल उसको दृष्टिकोण बनाना है, उसका अनुसरण करने की अधिगम कौन सी अप्रिया, मतलब आपको ऐसा समझाना कि बच्चा वहाँ पर स्वयं उस चीज़ों को अनुसरण करे, सीखे उस चीज़ को। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो आप उसको रिलेट करेंगे ईवीएस में, तो बच्चा चीज़ों को आसानी से समझ पाएगा। बताएं, आंसर करें सभी लोग। तो पहला ऑप्शन क्या है, औपचारिक रूप होना चाहिए, सरल से जटिल होना चाहिए, मूर्त समूह। जगह आप ईवीएस में पढ़ा रहे हो, चीज़ों को पढ़ा रहे, ऑब्जर्व करवा रहे बच्चों को, तो आपको कौन से हिसाब से, यहाँ से कौन से ऐसे ऑप्शन है, कौन से ऐसे विधियाँ हैं जिससे आपको पढ़ाना है। ठीक है, बताएं बच्चों किस हिसाब से आप पढ़ाएंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर और भी है यहाँ पर, तो कौन कौन सा ऑप्शन होगा, पहला है, दूसरा होगा, दूसरा तीसरा होगा, या पहला दूसरा होगा, या पहला दूसरा तीसरा, तीनों होगा। बताएं, आंसर करें सभी लोग। तो आपको मालूम है कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ाओ, है ना, ईवीएस पढ़ाओ या तो मैथ पढ़ाओ या तो आप अदर सब्जेक्ट पढ़ाओ, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना, बच्चे को वो आपको सरल से कठिन की ओर बताना है। रीजन क्या है, क्योंकि बच्चा अभी ईवीएस पढ़ रहा है, मतलब बच्चा भी फर्स्ट टू फिफ्थ है ना। तो ये क्या है, आपको सरल से जटिल की ओर, मतलब चीज़ों को पहले आसान शब्दों को समझाना है, फिर इसके बाद आपको जटिल चीज़ें बच्चों को बताना है। सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, मूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए बच्चे को क्या करना है, बच्चा क्या है अभी ईवीएस पढ़ रहा है, मतलब बच्चा अभी क्या है प्राथमिक में, है ना। तो आपको क्या करना है, मूर्त से अमूर्त, ये नहीं कि आपको अमूर्त से मूर्त की ओर जाना, इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है। मतलब पहले क्या करोगे, जैसे आप किस चीज़ के बारे में पढ़ाना चाहते हो ना, कि पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाना चाहते हो, क्या होता है पेड़ पौधे, क्या मिलता है उनसे, है ना, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, क्यों इतना जरूरी है पेड़ पौधे। तो आप क्या करोगे, उसको पहले पहले चीज़ों को दिखाओगे, पेड़ों को दिखाओगे, है ना, फिर उसके बाद उसका इफेक्ट दिखाओगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है ना। तो ये सब आप चीज़ों को दिखाओगे, तो आप कॉन्क्रीट तरीके से उसको दिखाओगे, है ना।
तो यहाँ चीज़ें बच्चे और भी यहाँ पर समझ पाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर मूर्ति, मतलब कि आप पहले किसी चीज़ की मूर्ति दिखाएंगे, इसके बाद उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों मेरे हिसाब से होगा। औपचारिक रूप से अनौपचारिक ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सरल से जटिल की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। देख लीजिए जहाँ पर बी और सी होगा वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो किस में है, आपके पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं, दूसरे में है, तीसरे में नहीं, चौथे में, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे और सभी फ्रेंड्स मन लगाकर शेयर करके आइए, है ना। चलिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप लोग सबसे पहले शेयर करके आए, सभी फ्रेंड्स आंसर करके आएंगे, शेयर करके आए सभी लोग, सभी फ्रेंड्स यहाँ पर शेयर करके आए, जाइए आप लोग। तो पहला देख लीजिए करके आ चुकी हूँ, तो चलिए आंसर के क्वेश्चन की ओर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा, बताएं। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र, मतलब कि अब भूकंप को मापा जाता है, कौन से यंत्र से भूकंप को मापा जाता है। आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है क्रैस्कोग्राफ, सीस्मोग्राफ, गीगर काउंटर या रैन गेज। आंसर करें सभी फ्रेंड्स, आंसर करेंगे एवरीबॉडी, आंसर कीजिए जल्दी, बताएं क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। भूकंप मापी, जो आप भूकंप जिससे मापते हो तो वो क्या है, कौन से यंत्र से आप भूकंप के माप करते हो, बताएं तो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीस्मोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीस्मोग्राफ आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। किससे भूकंप की यहाँ पर तीव्रता मापी जाती है, सीस्मोग्राफ से, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीस्मोग्राफ किससे मापा जाता है। ये बहुत क्वेश्चन आता है, सीस्मोग्राफ मतलब कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, वायु का दाब किससे मापा जाता है, इस सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आविष्कार कौन किया था, जो इन्होंने जो भी यहाँ पर यंत्र है सीस्मोग्राफ है, इसका यहाँ पर कौन किया था, वैज्ञानिक कौन थे इसको जो आविष्कार किए थे, नाम क्या है उनका नाम है जगदीश, यहाँ पर देख लीजिए जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस जी हैं, जो यहाँ पर सीस्मोग्राफ का इन्होंने क्या किया था, आविष्कार किया था। कौन से साल में किया था, 1900 में किया था, ठीक है। कौन से साल में किया था, 1900 में इन्होंने यहाँ पर इस यंत्र का निर्माण किया था। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि कौन किया था, कब किया था, तो सन 1900 में किया था। कौन किया था सीस्मोग्राफ के यहाँ पर जो निर्माण था, मतलब कि जो आविष्कार कौन किया था, तो ये जगदीश चंद्र बोस जी ने किया था, ठीक। चलिए तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर। चलिए आंसर कीजिएगा, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, जो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता होती है किससे मापी जाती है, हाइड्रोमीटर से, पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, ये पोटेंशियोमीटर से। आंसर करें सभी फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बताएं बी होगा, सी होगा, क्या होगा, तो आपका हाइग्रोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हाइग्रोमीटर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। जब भी आपसे क्या पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा, आर्द्रता पूछेगा कि किससे मापी है, तो हाइग्रोमीटर ये उपकरण है जिससे ये मापा जाता है, ठीक है। चलिए तो क्या होता है, हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जैसे आपको यहाँ पर उससे पूछ जाएगा दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो क्या आंसर लिख देंगे आप, दूध की शुद्धता। इसी टाइप के दूध से भी पूछ देता है, तो क्या आप बोलोगे आप, लैक्टोमीटर। क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर लैक्टोमीटर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी आपके सेलेक्टेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको यहाँ पर दे रही हूँ, डेली दूंगी आपको, है ना। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आपको चीज़ें बिल्कुल बाहर से नहीं आएंगी। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं सभी लोग आंसर करेंगे, आंसर करें सभी लोग। तो ये वायु की गति है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। बैरोमीटर है, एनीमोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, विंडवेन है। आंसर करें सभी फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका। तो आपका राइट ऑप्शन, आपको मालूम है कि वायु की गति किससे मापी जाती है, ये आपके
इनेमोमीटर से। किससे? इनेमोमीटर से। किससे? वायु की गति मापी जाती है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी जो उठ सकता है यहाँ से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बैरोमीटर भी पूछ सकता है ना। क्या पूछ सकता है? बैरोमीटर भी पूछ सकता है। तो बैरोमीटर कहाँ पर किसके लिए मापन के लिए यूज किया जाता है? तो आप क्या लिखेंगे? आप जब वायु की बात आएगी तो एनीमोमीटर लिखेंगे, है ना। वायु की बात आएगी तो क्या लिखेंगे? इनेमोमीटर। अब जब वायुमंडलीय दाब की बात आएगी तो क्या लिखोगे आप? बैरोमीटर लिखोगे। क्या बात आएगी? वायुमंडलीय। ठीक है, क्या आएगी? वायुमंडलीय की जब बात आएगी तो आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर बैरोमीटर लिखेंगे। तो बताइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, साथ साथ सभी ऑप्शन आपको क्लियर कर रही हूँ, है ना। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? चलिए, तो राइट ऑप्शन आपने देख लिया, इनोमीटर हो जाएगा। अब वायुमंडल की बात आएगा तो बैरोमीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स। तो बताएं, ईवीएस के पाठ्यक्रम में क्या है? ईवीएस के पाठ्यक्रम में विषय परिवार से रिलेटेड फैमिली है। तो फैमिली उपयोगी है। किस तरह से फैमिली उपयोगी? बताएं, आंसर करें सभी लोग। आंसर करेंगे। बच्चों की शारीरिक प्रकृति को समझने के लिए, क्या करने के लिए? बच्चों की शारीरिक प्रकृति को समझने के लिए, या फिर बच्चा परिवार के महत्व को समझ सकता है इसके लिए, या थर्ड ऑप्शन क्या करें? शिक्षक माता पिता के शिक्षण बैठकों में परिवार को बुला सकता है इसके लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करें सभी फ्रेंड्स। ईवीएस जो है पाठ्यक्रम में विषय, ईवीएस जो पाठ्यक्रम है तो ये थीम में आपके या तो आपके सब्जेक्ट में क्यों ईवीएस में आपको फैमिली दिया जाता है? फैमिली चैप्टर क्यों दिया जाता है? क्या बच्चों की शारीरिक प्रकृति को समझ सकें इसके लिए दिया जाता है, या बच्चा परिवार के महत्व को समझ सकता है इसलिए समझा जाता है, या शिक्षक माता पिता के शिक्षण बैठकों में परिवार को बुला सकता है इसलिए ईवीएस के थीम में रखा गया है कि फैमिली इसीलिए रखी गई है कि शिक्षक क्या करे? माता पिता की शिक्षण बैठकों में परिवार को बुला सकता है। या फोर्थ क्या कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुझे मालूम है कि मेरे सभी साथी का राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका, बच्चा परिवार के महत्व को समझ सकता है। मतलब कि बच्चा परिवार के महत्व को भी बचपन से ही समझे, है ना, क्योंकि वहीं से उसका जीवन का प्रारंभ होता है। तो उसे भी समझना चाहिए। सभी अपने फैमिली को समझें, है ना। फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। उनका सपोर्ट करें जितना आपसे होता है। माता पिता का सहयोग कीजिए, है ना। आपको जीवन दिया है, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो कुछ दे या ना दे, जीवन में उनसे कुछ अपेक्षा मत कीजिए। उन्होंने आपको जीवन दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। माता पिता का अवहेलना नहीं करना चाहिए, साथ दीजिए उनको। आपके सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट कीजिए जितना आपसे हो सके, है ना। तो महत्व समझिए, जीवन एक मिलता है ना। तो सभी को उम्मीदें बनी रहती हैं, माता पिता को भी आपसे बनी रहती हैं, आपको उनसे बनी रहती हैं। तो उन्होंने आपका दायित्व जन्म दे करके आपको बहुत बड़ा एहसान किया आप पर। आप ये समझिए बस, हाँ, जो आपके दायित्व हैं अब आप उसका निर्वहन कीजिए अपने माता पिता के प्रति, है ना। उन्हें अलगाव कभी महसूस मत होने दीजिए। कोई भी उनकी अवस्था हो, उनके साथ हर पल रहिए, है ना। चलिए तो बात कीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अवस्था वही आती है। तो अपने माता पिता का सहयोग जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए दिखाइए पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकल परिवार की समस्याओं में से एक है। एकल परिवार की समस्याओं में से एक है क्या? जो एकल परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, तो जो एकल परिवार होता है उसकी समस्याएं क्या होती हैं? क्या आर्थिक रूप समस्याएं आती हैं, शारीरिक रूप से आती हैं, अकेलापन होता है, या कामकाज की बातचीत होती है? बताएं, आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। बताएं क्या प्रॉब्लम क्या उत्पन्न होती एकल परिवार? तो क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी आपका, अकेलापन की यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ना। क्योंकि आपको मालूम है कि जो एकल परिवार है, यहाँ पर जब एकल परिवार है तो आपको आर्थिक रूप से नहीं हो सकते, क्योंकि पापा या तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी पापा हैं, तो अकेले हैं तो सभी को यहाँ पर वैसे भी सफिशियंट रहता है। आर्थिक उनका जो उनका इकोनॉमिक रहता है, उनका पैसा रहता है, वो तो पापा किसको देंगे, है ना। अकेले आप रह रहे हो तो अगर आप सिटी पे रह रहे हो, गांव पे जहाँ भी रह रहे हो आप अपने फैमिली के साथ, है। एकल परिवार है, ज़्यादा फैमिली नहीं, ज़्यादा खर्चे नहीं है, तो आपको आर्थिक रूप से आप मजबूत हो सकते हो। शारीरिक रूप से नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आप एकल परिवार की समस्याएं एक हैं। इस यहाँ पर शारीरिक, आप यहाँ पर क्या हो जाओगे, अगर आप अकेले हो तो आपका पैर हाथ टूट जाएगा, ऐसी कुछ समस्या नहीं आती है, है ना। तो फिर यह क्या है यहाँ पर कि कामकाज की बातचीत नहीं, अकेले हो तो कामकाज की बातचीत कैसे हो सकती है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अकेलापन। हाँ, अकेलापन जरूर लगता है, क्योंकि आपको मालूम होता है, ध्यान होता है कि अगर मैं संयुक्त साथ में होता, दादा दादी के साथ में होता, तो आज जब मम्मी पिटाई कर रही है तो आज मम्मी दादा दादी हमको बचा लेते हैं ना। क्योंकि संयुक्त परिवार में होता क्या है कि जब बच्चे की पिटाई होती है तो दादा दादी रहते हैं साथ में ना, ताई रहती है साथ में, ताऊ रहते हैं साथ में, तो क्या होता है कि बचा लेते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर जब संयुक्त परिवार तो बचाते हैं, हाँ, एकल परिवार में नहीं बचाते। तो यही उनको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बच्चा क्या करता है, छिप
करके रोने लगता है। किसी से अगर मम्मी पापा डांट देते हैं तो फिर वो किसी से नहीं बताता है, चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। तो ऐसा किसी को नहीं करना है, सभी को समझना है, बच्चा हो या बड़ा हो, सभी की भावनाएं होती हैं, सभी को समझना चाहिए, है ना। तो अकेलापन नहीं आना चाहिए किसी को। चलिए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर जो भी होती है हर एक व्यक्ति के जीवन में होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके जीवन में प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो जब भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग अपने मम्मी पापा से शेयर कीजिए, वो बिल्कुल आपको समझेंगे। ऐसा वर्तमान में बहुत देखा गया है, बहुत सारी घटनाएं भी हो रही हैं, है ना, कि बच्चे क्या करते हैं, स्वयं ही उस चीज़ का निराकरण करने लगते हैं, स्वयं ही उस चीज़ से जूझने लगते हैं, अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं करते, अपने फ्रेंड से शेयर नहीं करते। तो बिल्कुल शेयर कीजिए, मेरा यही मानना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो शेयर कीजिए, संसार में सभी समस्याओं का हल है यहाँ पर, है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मैं बता देती हूँ कि अगर जो साथी बीच में जुड़े हुए होंगे, है ना, तो आपको मॉर्निंग फिर डेली क्लासेस आपको 9 बजे मिलती है। साइंस प्लस ईवीएस रहता है, सब्जेक्ट क्या रहता है, साइंस प्लस ईवीएस रहता है ना, साइंस प्लस ईवीएस। आपकी इवनिंग में 5 बजे मैथ्स की क्लास रहती है ना, इवनिंग में मैथ्स की क्लास रहती है। और रात्रि के 9 बजे सभी टेट एग्जाम के लिए रहती है ना, सभी टेट एग्जाम के लिए पेडागॉजी वहाँ पर पढ़ाई जाती है सभी सब्जेक्टों की। तो रात्रि के 9 बजे किसी क्लास मिस नहीं करना है, डेली क्लास आपकी रहती है ना, संडे हो या मंडे हो, आपको डेली क्लास में देती हूँ, ठीक। चलिए, तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा। प्राथमिक, क्या कह रहा है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर, क्या कह रहा है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए। कौन से स्तर की बात कीजिए, प्राथमिक स्तर की बात कीजिए, ध्यान रखिएगा। पहले आप क्वेश्चन को तोड़ा करिए, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए कि तुरंत आंसर तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन को तोड़ लेंगे। तो मैं समझती हूँ कि आप सब ये जरूर कोशिश कर रहे होंगे, है ना। तो प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि बच्चे उदाहरण के माध्यम से पर्यावरण को समझने के लिए गतिविधियों में लगे रहें। बताएं, ऐसा करें। जो प्राथमिक स्तर पर है सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को इस तरह डिजाइन, प्राथमिक स्तर की बात की गई, सोशल साइंस को इस तरह से डिजाइन कर देना चाहिए ताकि बच्चे क्या करें, उदाहरण के माध्यम से, मतलब उनको क्या करना चाहिए, कोई भी अगर आप एग्जाम्पल समझा रहे हो तो आप सबसे पहले क्या करो, एग्जाम्पल के साथ साथ आप उसका पिक दे दो, है ना, उसका डायग्राम दे दो, उसका ग्राफ दे दो, तो चीज बच्चों को आसानी से वो समझ पाएगा, है ना। जैसे क्या है, पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन के बारे में आप समझाना चाहते हो तो बच्चों को क्या करो, आप उसका जो उसके दुष्प्रभाव होते हैं तो यहाँ पर आप उसको इस चीज़ को यहाँ पर दिखा दीजिए कि यहाँ से क्या होते, पॉल्यूशन से क्या होता है ना। यहाँ पर अगर दूषित वातावरण अगर करते हैं, कचरा जमा करते हैं तो क्या इससे यहाँ पर इफेक्ट पड़ सकता है। ये चीज़ आप डायग्राम के तहत आप समझाओगे तो बच्चा बहुत आसानी से समझ जाएगा। तो चलिए, ये जो समझाने के लिए गतिविधियों में लगे रहें तो ये किस किस एरिया में आपको इंपॉर्टेंट, भौतिक क्षेत्रों में है, जैविक क्षेत्रों में, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में, उपरोक्त सभी। आंसर करें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, है ना। जो आपका ईवीएस है वो आपके भौतिक क्षेत्रों को भी समझाता है, जैविक क्षेत्रों को भी, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को भी समझाता है ना। तो सभी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ऐसे बच्चे को एग्जाम्पल देना चाहिए, बच्चा क्या करे, भौतिक क्षेत्रों को भी समझ पाए, जैविक क्षेत्रों को भी समझ पाए और सामाजिक और अपने यहाँ पर सोशल और कल्चरल के बारे में भी समझ पाए, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत स्पीड से तो नहीं पढ़ा रही हूँ आप लोग ना, यहाँ पर देख लीजिएगा कि बहुत स्पीड से पढ़ा रही हूँ तो बिल्कुल बताइएगा, है ना, क्योंकि आप सबके लिए कंटेंट है ना। तो आप सब लोग समझ पाओ, मेरा ये पूरा एम रहता है ना। आप सबके अनुसार ही यहाँ पर क्लासेस रहती हैं। जो भी अब तक हमने जो भी प्रोग्रेस किया है यहाँ पर, मेरे सभी फ्रेंड्स का सहयोग है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जो भी आज मैं हूँ, जहाँ पर हूँ, जिस स्थान पर हूँ, जितना भी आगे गई हूँ, आप सबके सपोर्ट की वजह से ही गई हूँ। अगर आप सब नहीं होते तो बिल्कुल ये संभव नहीं होता, है ना। चलिए, तो बताइएगा कि यहाँ के मानवों के पेट में, ये जो मानव का पेट होता है, पेट में आमाशय, आपको मालूम है कि पेट में क्या आमाशय होता है ना। आमाशय रस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है और भोजन के पाचन में सहायता करता है वो जो आपका आमाशय है। तो आमाशय वो क्या, आमाशय रस की जो प्रकृति है तो आपके जो भोजन करते हैं तो उसके बाद पचने में सहायक करती है वो। तो कैसी होती है, उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है। मतलब आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है, आंसर है आपका, क्वेश्चन है आपका कि आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है। सभी फ्रेंड्स आंसर करें, बताएं तो कैसी होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। अम्लीय होती, क्या होती है, अम्लीय होती। जो आपकी आमाशय रस की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है ना। तो ये जैसे मिलता आप भोजन करते हो, भोजन करने के बाद आमाशय रस में जब जैसे ही मिक्स हुआ तो वहाँ पर अम्लीय प्रकृति उन्होंने मिक्सअप कर दिया। इसके बाद भोजन पचने में और भी जल्दी होता है और भी सहायक होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होता है ना। चलिए,
तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, मिक्सअप क्वेश्चन है। बताइए, आया हुआ क्वेश्चन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे, बताएंगे, आंसर करेंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में, यहाँ पर जो जितने भी तत्व दिए गए खाद्य पदार्थ हैं, ये सभी खाद्य पदार्थ हैं, इन खाद्य पदार्थों में कौन सा ऐसा समुच्चय, कौन सा सेट है जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए, आंसर कीजिएगा। जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पालक है, आंवला है, पालक है, गुड़ है, या आंवला पालक आलू है, या आंवला आलू टमाटर है, या बंद गोभी भिंडी गुड़ है? आंसर करें सभी फ्रेंड्स, क्या होगा? इनमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और सभी जितने भी आपके सेट दिए हैं सभी में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर डी, ए आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। आंवला पालक गुड़, जो आपका आंवला है, पालक है, गुड़ है, इनमें क्या पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है, वो प्रचुर मात्रा में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आलू है तो आलू में आपको नहीं मिलता है, इसलिए आपके ये सब आपके ऑप्शन वो रॉन्ग हो जाते हैं। आपका पहला नंबर आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो जो नए साथी जुड़ते जा रहे हैं शेयर जरूर करते जाएंगे, है ना। डेली क्लास अटेंड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं डेली आपको, है ना। मैं बहुत मुश्किल से आपका ये सेशन दे पाई हूँ, है ना। बहुत अपना टाइम, क्या बताऊँ, आप चलो शायद ही समझ पाएँ, है ना। कोशिश कीजिए समझने की कि मैम किस टाइप से, किस अपने समय को कंज्यूम करके, अपने समय को मैनेज करके हमें क्लास दे रही होंगी, है ना। दो क्लास देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आप सबके लिए कोशिश कर रही हूँ कि और भी आपको बाकी सब्जेक्ट भी दे पाऊँ। अब ओम शिव शक्ति क्लासेस आपको 3 क्लास दे रहा है, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है ना। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। आपको मालूम है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग हम कहाँ करते हैं? भोजन को पकाने में, सब्जी फ्राई करने में, है ना। हर चीज़ में, सब्जी फ्राई ही नहीं, हर चीज़ में, खाने में भी करते हैं, भोजन को पकाने में भी करते हैं, फ्राई करने में भी करते हैं, है ना। तो ये सब हम यूज करते हैं। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, जो मिर्च जहाँ से आया है, तो वो व्यवसायी कहाँ से व्यक्ति आए थे जो मिर्च लेकर के आए? आंसर कीजिए। उज्बेकिस्तान है, दक्षिण अफ्रीका है, अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है। बताएं, आंसर करें सभी फ्रेंड्स, आंसर करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से आए थे ये लोग? जो व्यापारी आए थे मिर्च के लाने वाले, जो मिर्च को लाने वाले यहाँ आए थे इंडिया में अपने, है ना। तो ये कहाँ के थे? ये दक्षिण अफ्रीका से थे, है ना। कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका से थे। ये चीज ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो सभी लोग आंसर करते रहिएगा, है ना। और सभी लोग जितना आपसे हो पाएगा शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों को अपने क्लास के एक्सपीरियंस दिखाएं, बताएं उनको, है ना। क्लास आपको समझ में आ रही है तो उन्हें बताएं, एक्सपीरियंस अपना बताएं कि हमें ये क्लास समझ में आ रही, तो शायद उनको भी समझ में आए, वो भी क्लास अटेंड करें यहाँ पर। चलिए, तो बताइए यहाँ पर गाजर और आलू है, गाजर और आलू क्या है? आंसर करें सभी लोग। गाजर और आलू है, सब लोग डेली लाइफ यूज करते हैं, बताएं तो आप जो ये दोनों हैं तो है क्या? वसा के स्रोत हैं, ग्लूकोज के स्रोत हैं, सब्जियां हैं या फल हैं? आंसर करें सभी फ्रूट। गाजर और आलू है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे साथी किसका आंसर कर रहे हैं? ये ग्लूकोज भी कर सकते हैं ना। तो ग्लूकोज का भी यहाँ पर 70% किसके कर रहे हैं? ग्लूकोज का। लेकिन आपका ग्लूकोज राइट ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। आंसर क्या है आपका? आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सब्जियाँ ही। ये क्या है? ये आपकी सब्जियों में आते हैं, ठीक। गाजर भी आता है और आलू भी आता है, ठीक। चलिए, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्लास समझ में आ रही है ना। मैं जो बताना चाहती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बताइएगा, मैं और भी आसान भाषा में समझाऊंगी, है ना। मेरा मकसद क्या है? आप सबको समझाना है। तो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो चीज़ ना हो पाए, जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो चीज़ ना हो, है ना। बिल्कुल चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर समझे चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और डेली क्लास अटेंड कीजिए, कितने बजे? डेली मॉर्निंग पे 9 बजे आपको मिलती है साइंस प्लस ईवीएस की डेली क्लास अटेंड कीजिएगा। रात्रि के 9 बजे टेट एग्जाम के लिए सभी फ्रेंड्स को रहती है, तो वो क्लास अटेंड कीजिए, है ना। आपको यहाँ पर हम जल्दी कोशिश करेंगे, मैराथन क्लास 2 से 2.5 घंटे की कंटिन्यू आपको हम देंगे। सभी सब्जेक्टों को टेट एग्जाम वालों का, पेडागॉजी सभी को देंगे 2.5 घंटे की, 2 घंटे की मैराथन देंगे, तो आप लोग का सब कुछ रिविजन हो जाएगा। आप बस पेशेंस रखिए और साथ में जुड़े रहिए, सहयोग दीजिए आपसे जितना हो सकता है। जैसे और भी लोग जुड़ते हैं इस तरह से मैं क्लास यहाँ पर दे दूंगी, ठीक। चलिए, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में बताएंगे। भोजन के कौन से घटक
भोजन का ऐसा कौन सा घटक होता है जो, अच्छा एक बात बताइएगा आप सब लोग, जैसे बहुत सारे साथी कहते हैं कि मैम स्पीड बढ़ाइए, है ना, तो अगर आपको फटाफट क्वेश्चन चाहिए यहाँ पर, फटाफट क्वेश्चन, तो मैं आपको एक आधे घंटे में आपको 30 से 40 क्वेश्चन करा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे फटाफट क्वेश्चन कराने में कोई प्रॉब्लम, बल्कि मुझे आसान ही होगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग कॉन्सेप्ट ना पाएँ, बस फटाफट पाएँ, फटाफट आंसर नंबर ए, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर सी, ऐसे मैं नहीं चाहती हूँ। अगर आप लोग को ऐसी क्लास चाहिए तो बिल्कुल हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, वैसे भी क्लास आपको दिन में एक बार भी दे दिया जाएगा। ठीक, चलिए, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा चीज़ों को समझने, क्योंकि ज़्यादा अगर आप चीज़ समझ पाएंगे तो आप कम को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम चीज़ सीखे हैं तो आप ज़्यादा आंसर नहीं कर सकते, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन की, क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो भोजन के कौन से घटक ऊर्जा एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अभी लिंक काम नहीं कर रही है ना, तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो आप सब लोग जितना आपसे हो पाएगा अपने साथी को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपनी बहन को, सभी को इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, लिंक शेयर कर दीजिएगा, तो वो लोग डायरेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो उन्हें अपने आप डेली क्लासेस पर नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना, क्योंकि अभी लिंक से नहीं शेयर कर पा रहे तो आप लोग नहीं पाते होंगे लिंक, मुझे प्रॉब्लम, मैं खुद, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है 1 या 2 दिन से, है ना, तो कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी ही सॉल्व हो जाए, हो भी जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, कोऑपरेट कीजिए। बताइएगा अब यहाँ पर भोजन के कौन से घटक ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं और विकास में भी मदद नहीं करते हैं। यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो, कौन सा ऐसा घटक है जो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं और विकास में, जो हमारे यहाँ पर शारीरिक विकास होता है उसमें भी मदद नहीं करते। वसा है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है या रेफिज है, बताइए, आंसर करें सभी लोग, आंसर करें। तो आपको मालूम है कि वसा क्या देता है आपको, वसा क्या देता है आपको, ये भी आपको भोजन में सहायक होता है, ये भी आपको ऊर्जा प्रदान करता है ना। फिर क्या, प्रोटीन क्या है, आपको विकास में सहायक होता है ना। फिर क्या है, ग्लूकोज क्या है, आपको ऊर्जा प्रदान करता है। अब ये रेफिज की जब बात आएगी, ऑप्शन नंबर डी के रेफिज की, इसकी बात आएगी रेफिज की, तो ये आपको घटक क्या है, ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन ये किसमें सहायक होते हैं। रेफिज यानी सलाद होता है ना, जैसे आप खाने के साथ साथ सलाद भी खाते हैं ना, मिक्सअप आप टमाटर के, है ना, प्याज के, गाजर, मूली सब मिक्सअप करके सलाद खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये पाचन तंत्र में जरूर सहायक होता है, तो आप खाने के साथ साथ इसका भी प्रयोग किया कीजिए, है ना, पाचन तंत्र में ये सहायक होता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इतने ही क्वेश्चन थे, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा, कमेंट कीजिएगा, है ना, बताइएगा हमें क्लास कैसी रही, है ना, आपको समझ में आ रही है चीज़ें कि नहीं आ रही है, मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ वो आप लोग समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल बताइएगा, दोनों फीडबैक दीजिएगा, है ना, अच्छा है तो अच्छा दीजिए, जैसा आपको लग रहा है वैसे आप फीडबैक दीजिए, ताकि हम और भी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट, आप ये कभी मत सोचिए कि अगर हमें कोई बुरा कह रहा है तो क्यों कह रहा है, हाँ बिल्कुल कह रहा है, अच्छा कह रहा है, अगर बुरा है तो उसको बुरा कहने में क्या बुरा है ना, बस हाँ थोड़ा सा सामने वाले को मेंटेलिटी देखें किस हालत में, इस हालत में कहिएगा जिसको भी कहें तो, है ना, कि वो किस हालत में, क्या वो समझने की हालत में है या नहीं है। तो जो आपसे चाहते हैं कि फीडबैक दीजिए तो बिल्कुल दीजिए, ताकि हम और भी चीज़ों की इंप्रूवमेंट कर सकें, है ना, टेक्निकली हो तो टेक्निकली, है ना, और आपको यहाँ पर क्लास में हो तो क्लास में, आप जिस भी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम होती है बिल्कुल आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, है ना, तो सब कुछ यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। और डेली में आपको शेड्यूल बता दें, मॉर्निंग में आपको क्लास मिलेगी, डेली मॉर्निंग में मिलेगी, फिर आपको इवनिंग में 5 बजे मिलेगी, फिर आपको रात्रि के 9 बजे क्लास मिलेगी। मॉर्निंग की क्लास यही आपकी साइंस प्लस ईवीएस रहेगा, है ना। मैथ की क्लास यहाँ पर विजय सर देते हैं, मैथ्स की क्लास रहेगी 5 बजे। रात्रि की क्लास कितने बजे रहती है, सभी टेट एग्जाम के लिए यहाँ पर पेडागॉजी यहाँ पर डेली पढ़ाए जाते हैं, सभी सब्जेक्टों की रहती है ना, रात्रि के 9 बजे, तो किसी को मिस नहीं करना है ना, डेली क्लास अटेंड करना है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाएंगे, शेयर करेंगे अपने सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर आप शेयर करेंगे, है ना, मेरा यहाँ पर जो भी सहयोग है आपसे आप जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।